आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 5 के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कुछ टर्म्स हमें गिवन है और हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के लिहाज से। तो नंबर 1 हमारे पास है डिफ्यूजन, सेकंड है कंप्रेशन, थर्ड है एक्सपेंशन और फोर्थ है मॉलिक्यूलर मोशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन की। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज लेस देन गैसेस सच एज अ ड्रॉप ऑफ इंक डिफ्यूजेस इन वाटर स्लोली। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स मैंने कि अगर हम लिक्विड की बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिहाज से, तो लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो कम होता है किसके मुकाबले में, गैसेस के मुकाबले में। जैसा कि अगर हम इंक के कुछ ड्रॉप्स को वाटर के अंदर डालें तो जो इंक के ड्रॉप्स हैं पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ केएमटी। इन टर्म्स ऑफ केएमटी के लिहाज से अगर हम बात करें, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर सो दे हैव मोर कोलिजन्स। तो अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं। और जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते थे, दूर दूर होते थे, जिसकी वजह से गैसेस के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता था। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्योंकि करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके दरमियान कोलिजन बढ़ जाता है और एज अ रिजल्ट प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिकम स्लो। और जिसकी वजह से यानी कोलिजन के बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस लिक्विड में क्या होता है, कम हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेकंड टर्म जो कि हमारी है कंप्रेशन। लिक्विड्स आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। तो स्टूडेंट्स अगर हम लिक्विड्स की बात करें कंप्रेसिबिलिटी के लिहाज से, तो लिक्विड्स क्या होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। इन टर्म्स ऑफ केएमटी देख लेते हैं कि इसका क्या रीज़न है कि लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल क्यों होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ केएमटी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव स्लाइट स्पेस अमंग देम सो दे आर स्लाइटली कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो अगर हम केएमटी के लिहाज से बात करें कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा गैप होता है, यानी स्लाइट आप कह सकते हो, स्लाइट गैप होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। और कंप्रेस कब होते हैं, जब हम प्रेशर लगाते हैं लिक्विड पर। जैसा मैं आपसे कहूँ पानी का एक पाइप है और पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, अगर हम पाइप पर पाँव रख देंगे तो पानी क्या होगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। और पानी कंप्रेस क्यों हुआ, क्योंकि हमने प्रेशर अप्लाई किया है यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें थर्ड टर्म की, तो हमारे पास है एक्सपेंशन। अ लिक्विड रेंडमली एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। कि अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का तो वो एक्सपेंड होंगे, और अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इन टर्म्स ऑफ केएमटी हम देख लेते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक्सपेंड क्यों होते हैं। ऑन हीटिंग काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। जब हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी जो होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है। सो द वॉल्यूम टेकन बाय ईच मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जिसकी वजह से लिक्विड के हर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है, और जिसके नतीजे में हमारी होती है एक्सपेंशन। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका रीज़न इन टर्म्स ऑफ केएमटी। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मोशन। लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल पॉसिबल रैंडम डायरेक्शंस। कि अगर हम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हर रैंडम डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। बट ड्यू टू स्मॉल गैप, जैसा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लिटिल गैप होता है, स्मॉल गैप होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एंड लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस, और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी क्या होती हैं, गैप होने की वजह से थोड़ी कम हो जाती हैं। तो स्पीड ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज स्लो एज कंपेयर टू द गैसेस, जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है अगर हम लिक्विड को कंपेयर कराएं किसके साथ, गैसेस के साथ। तो ये हो गया स्टूडेंट इसका रीजन इन टर्म्स ऑफ केएमटी। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेम 3 मेजर काइंड्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें 3 टाइप्स बतानी है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो कि लिक्विड्स में होती हैं। और आगे हमसे कहा है एक्सप्लेन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन HCl। और साथ में हमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि HCl में होंगी उसे एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दी काइंड्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा आसान सा, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। के 3 तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में। नंबर 1 होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, सेकंड होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और थर्ड होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
क्योंकि हमसे कहा है इन तीनों के नाम बताएं, तो हमें सिर्फ यहाँ पर इन तीनों के नाम लिखने हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि एक्सप्लेन करें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन HCl। तो मैंने हेडिंग लिखी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन HCl। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस सच एज इन HCl मॉलिक्यूल। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्टूडेंट ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ली है HCl मॉलिक्यूल की, आप देख सकते हो यहाँ पर कंसिडर मैंने किए हैं कि HCl के दो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं फॉर एग्जाम्पल। तो HCl के इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स मौजूद है यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स मौजूद है, उसे ही हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन HCl मॉलिक्यूल। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन अकर इन HCl मॉलिक्यूल। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बेसिकली मौजूद होती है HCl मॉलिक्यूल में। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज यानी पार्शल नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन इज कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो लिहाजा स्टूडेंट्स अगर हम क्लोरीन की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में, एंड इट देयरफॉर एक्वायर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्लोरीन पर क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। Whereas हाइड्रोजन एक्वायर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन देन टेक्स प्लेस बिटवीन द HCl मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि पार्शियल चार्ज आ रहा है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एस्टेब्लिश हो जाती है HCl मॉलिक्यूल में। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग्स। तो नंबर 1 हमारे पास है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्टूडेंट मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, उसकी क्या डिफाइन मैंने यहाँ पर लिखी है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है एक सब्सटेंस को, फॉर एग्जाम्पल एक सॉलिड को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड में, तो उस टाइम जो हीट रिक्वायर्ड होती है उससे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड, और कौन से टेम्परेचर पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, उसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। सच एज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज 6.02 किलो जूल पर मोल। कि अगर हम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन यानी आइस की अगर हम बात करें, जब आइस हमारी कन्वर्ट होती है लिक्विड में, तो उस टाइम मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आइस की क्या होगी, 6.02 किलो जूल पर मोल। यानी इतनी अमाउंट ऑफ हीट आइस को रिक्वायर्ड है लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, जिसे हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। सेकेंड स्टूडेंट्स हमारे पास डिफाइन है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन लिखी है द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है एक सब्सटेंस को, आप कह सकते हो एक लिक्विड को, कि लिक्विड आपका कन्वर्ट हो जाए गैस में बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो उस हीट को हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की वाटर की, जब ये कन्वर्ट होगा वाटर किस में, वेपर्स में, तो वो हमारे पास होती है 40.7 किलो जूल पर मोल। तो ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है। थर्ड हमारे पास है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होगी, ये एक ऐसी हीट होगी जो कि रिक्वायर्ड होगी एक सब्सटेंस को यानी सॉलिड को डायरेक्टली अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, वेपर्स में, या आप कह सकते हो गैस में। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू डायरेक्टली कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर हम स्टूडेंट्स बात करें मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन ड्राई आइस की यानी CO2 की, तो वो हमारे पास कितनी होगी, 25.2 किलो जूल पर मोल। तो ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है सच एज मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस हम कहते हैं CO2 को। तो ड्राई आइस की कितनी होगी हमारे पास सब्लिमेशन के लिहाज से, हीट 25.2 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। हमसे कहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताएं वाटर के अंदर, एंड एक्सप्लेन द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एनोमेलस बिहेवियर वाटर का हमें एक्सप्लेन करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड की,
तो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड वो देख लेते हैं पहले। व्हेन नॉन मेटल्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर लिंक्ड टू हाइड्रोजन एटम, देन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब हमारे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसा कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सही है, जब वो हमारे क्या करते हैं बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हम कहते हैं उस टाइम कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सही है। तो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। और जब स्टूडेंट्स हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है हाइड्रोजन और नॉन मेटल्स के दरमियान, जो कि फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ ये वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल हमारा ये वाला हो गया और एक मॉलिक्यूल हमारा ये वाला हो गया। तो इन दोनों के दरमियान क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है जिससे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसा कि आप HF मॉलिक्यूल में देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे HF के मॉलिक्यूल हैं, तो डॉटेड लाइन्स जो आपको शो हो रही है ये हमारा बेसिकली क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डोटेड बाय डॉटेड लाइंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से एक्सप्रेस करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड का एक और नाम क्या है, प्रोटोनिक ब्रिज भी है। सही है, इसको हम प्रोटोनिक ब्रिज भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन H2O, NH3 एंड HF ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी मौजूद होती है वाटर मॉलिक्यूल में, NH3 में और HF मॉलिक्यूल के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक होता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नॉन मेटल्स पे होता है नेगेटिव चार्ज, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HF हाइड्रोजन बॉन्ड की। अगर हम बात करें इन HF, partial positive hydrogen atom of one molecule is attracted by the partial negative fluorine atom of other molecule to form a long chain of HF molecule। तो HF मॉलिक्यूल के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होता है वो बेसिकली अट्रैक्ट होता है पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन एटम पर, सही है, दूसरे मॉलिक्यूल के, जिसकी वजह से हमारी लॉन्ग चेन बन जाती है HF मॉलिक्यूल की। क्या मतलब स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, आप देख सकते हो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, सही है, और ये मैंने कह दिया ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है HF का, और दूसरा हमारे पास ये HF का मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन का जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, फ्लोरीन के नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ये डॉटेड लाइंस हमारी HF मॉलिक्यूल में शो कर रही है किसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इन वाटर द पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय द पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो अगर स्टूडेंट्स हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर भी यही बताया गया है कि हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जो कि बेसिकली अट्रैक्ट कर रहा है पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम को दूसरे मॉलिक्यूल के। क्या मतलब स्टूडेंट्स, मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बेसिकली अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, ऑक्सीजन, जो कि हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। और ये डॉटेड लाइन हमारी शो कर रही है हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो ये एक लॉन्ग चेन बन गई H2O मॉलिक्यूल की इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एनोमेलस एक्सपेंशन के। एनोमेलस एक्सपेंशन क्यों होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये है क्या, पहले तो वो हम देख लेते हैं। द एक्सपेंशन इन विच वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री C to 4 डिग्री C, देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग। तो ऐसी एक्सपेंशन जिसमें अगर हम पानी को हीट करें 0 डिग्री C से 4 डिग्री C, तो उसको क्या होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए। लेकिन वाटर हमारा एक्सपेंड नहीं होता बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होता है इस टेम्परेचर पर। दिस इज कॉल्ड एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। लिहाजा इसे हम क्या कहते हैं, एक अजीब बिहेवियर कहते हैं वाटर का। आप ऐसे कह सकते हो, एनोमेलस का मतलब होता है ओड, यानी अजीब आप कह सकते हो बिहेवियर रखता है पानी। ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, वो हम समझ लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन आइस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है आइस के अंदर। कैसे होती है देख लेते हैं। एज अ रिजल्ट वाटर बिहेव्स एबनॉर्मली फ्रॉम 0 डिग्री C to 4 डिग्री C।
जिसकी वजह से वाटर क्या करता है, एबनॉर्मली बिहेव करता है 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी पर। सही है, बजाय इसके कि उसको एक्सपेंड होना चाहिए वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इन लिक्विड वाटर, अगर हम लिक्विड वाटर की बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ द क्लस्टर्स, के लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी एक क्राउड की फॉर्म में होते हैं। एज द टेम्परेचर इज लोवर्ड, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज, पानी की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, टिल इट बिकम्स 4 डिग्री सी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हमारा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, यानी 4 डिग्री सी हुआ, तो इस वक्त वाटर की जो डेंसिटी होगी ना वो क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। एट 4 डिग्री सी वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, यानी जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 4 डिग्री सी होता है तो इस टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट वाटर सिंक्स टू द लोअर डेप्थ एट दिस टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर के ऊपर पानी क्या होता है, सिंक करना स्टार्ट कर देता है डेप्थ के अंदर। सही है। Therefore, when the temperature of the atmosphere decreases from 4 डिग्री सी to 0 डिग्री सी, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 4 डिग्री सी के बाद 3 डिग्री सी होगा, फिर 2 डिग्री सी होगा, फिर 1 डिग्री सी होगा, और जब 0 डिग्री सी की तरफ जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ वाटर बिकम्स मिनिमम, तो इस वक्त पानी की डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आइस ऑन द सरफेस ऑफ द सी, और समंदर की सतह पर हमें क्या मिलेगी, आइस मिलेगी, यानी आइस बन जाएगी। देट इज़ वाई, यही वजह है कि इन कोल्डर क्लाइमेट्स एक्वेटिक एनिमल्स सेव दियर लाइव्स इन फ्रोजन सी, के जो पानी के जानदार होते हैं वो पानी के अंदर क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर का मौसम कैसे है। ऐसा क्यों होता है 4 डिग्री सी के ऊपर, क्योंकि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है और पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा रहते हैं। एज आइस इज लेस डेंस, और जैसा कि आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है लिक्विड वाटर से, देयर फोर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जिसकी वजह से आइस क्या होती है, वो फ्लोट करती है वाटर पर। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, वाटर इज मोर वोलेटाइल देन ग्लिसरीन बट पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है ग्लिसरीन के मुकाबले में, लेकिन अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल हमारा बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है वाटर के मुकाबले में सेम टेम्परेचर पर। तो हमें इसे एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी पेट्रोल वर्सेस वाटर। पहले हम पेट्रोल और वाटर के लिहाज से इन दोनों को कंपेयर करा देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने लिखा एज वी नो डेट वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। जैसा कि हमें पता है कि पानी हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि पानी के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इन विच ओनली पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल, क्योंकि पानी हमारा सॉल्वेंट है पोलर, जिसकी वजह से पोलर हमारे कंपाउंड डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में। दियर फॉर पेट्रोलियम ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर इज इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल हमारा क्या है, नॉन पोलर होता है, जिसकी वजह से वो डिजोल्व नहीं होता वाटर में, एंड इट इज़ लाइटर देन वाटर, और ये क्या होता है, लाइट इन वेट होता है एज कम्पेयर टू द वाटर, एज इट हैज़ लेस डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है, इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है इन नेचर में। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं वाटर वर्सेस ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हैज़ 3 OH ग्रुप्स दैट आर एबल टू अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम ग्लिसरीन की बात करें तो ग्लिसरीन के अंदर 3 हमारे हाइड्रोक्साइल के ग्रुप होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, कंपेयर टू वाटर विच ओनली हैज़ 1 OH ग्रुप दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर हम पानी की बात करें तो पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक OH ग्रुप मौजूद होता है जो कि बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयरफॉर वी कैन से, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि दैट ग्लाइसरॉल हैज़ अ हायर विस्कोसिटी, के जो ग्लिसरीन है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसके अंदर स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं वाटर के मुकाबले में। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर हम ग्लिसरीन और वाटर को कंपेयर कराएं तो ग्लिसरीन के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि उसके अंदर OH ग्रुप ज़्यादा हैं, लेकिन पानी के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ग्लिसरीन के मुकाबले में कम होती हैं, क्योंकि पानी के अंदर OH ग्रुप सिर्फ एक ही है। और अगर हम पानी को कंपेयर कराएं पेट्रोल के साथ तो वाटर हमारा क्योंकि पोलर है और पेट्रोल हमारा नॉन पोलर है, तो पानी के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी और पेट्रोल के अंदर क्या होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी।
अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग्स। तो हमें रीजंस बताने हैं, ये स्टेटमेंट्स कुछ गिवन है, उसके हमें रीजंस बताने हैं। तो नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है, वाटर स्पिल्ड ऑन फ्लोर एवापोरेट्स फास्टर देन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम पानी का छिड़काव करें फर्श पर तो पानी क्या होता है, बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है, यानी वेपर्स बन के उड़ जाता है। लेकिन अगर वो सेम अमाउंट पानी मौजूद है किसमें, कंटेनर में, तो वो एवापोरेट नहीं होता है इतनी जल्दी। इसका क्या रीज़न है ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, क्योंकि जो हमारा फ्लोर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी हमारा क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है। लेकिन कंटेनर के अंदर जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से एवापोरेट नहीं हो पाता। तो यही बात स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखी है, वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर एवापोरेट फास्टर बिकॉज इट हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया। कि अगर हम पानी का छिड़काव करें फर्श पर तो ये बहुत जल्दी के साथ एवापोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। कि अगर हम इसका कंपैरिजन कराएं किसके साथ, सेम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ जो कि कंटेनर में मौजूद है। सेकंड स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है, अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड स्फेरिकल। हमें बताना है कि जब पानी ज़मीन पर गिरता है या जो लिक्विड के ड्रॉप्स होते हैं वो स्फेरिकल क्यों होते हैं। तो ऐसा स्टूडेंट्स होता है सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज स्फेरिकल बिकॉज अ फ्रीली फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिड्यूसेस इट्स एरिया। एक फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्फेरिकल इसलिए होता है क्योंकि फ्रीली फॉल ड्रॉप जो होता है लिक्विड का वो रिड्यूस कर देता है किसको, एरिया को, यानी सरफेस एरिया को। थर्ड स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास है, एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। हमें बताना है कि एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस कैसे है। तो evaporation is a cooling process because when liquid turns to gas, it needs more energy and so it has to take that energy from its surrounding। तो जब हमारा लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैस में, तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये लिक्विड क्या करता है, वो एनर्जी लेता है अपने सराउंडिंग से। द एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ द हीट। और ये एनर्जी जो मिलती है इसे इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है, क्योंकि उस टाइम हम लिक्विड को क्या कर रहे होते हैं, गर्म कर रहे होते हैं। The energy is in the form of the heat and when the energy heat leaves with the evaporating liquid surrounding gets cooler। और इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब एनर्जी हमारी निकलती है लिक्विड से, एवापोरेटिंग लिक्विड से, तो वो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जितने भी हमारे जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद लिक्विड की सरफेस को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाकी जो मॉलिक्यूल्स बचते हैं लिक्विड में वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं एवापोरेशन हमारा क्या है, कूलिंग प्रोसेस है। फोर्थ स्टूडेंट्स हमारे पास है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो हीट इज कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द लिक्विड। इसमें हमें बताना है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है अगर हम मज़ीद हीट सप्लाई करें किसे, लिक्विड को। तो यहाँ पर मैंने रीज़न लिखा है, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर इवन हीट इज सप्लाइड कॉन्स्टेंटली। कि टेम्परेचर हमारा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है जब हम हीट को कंटिन्यूसली सप्लाई करते हैं लिक्विड को, बिकॉज ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस वाटर वेपर। क्योंकि उस टाइम जितनी भी हीट एनर्जी जो कि लिक्विड हमारा क्या करता है, एब्जॉर्व करता है या लिक्विड को प्रोवाइड की जाती है, वो सारी की सारी यूज़ होती है स्टेट को चेंज करने में, यानी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो जाती है। जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है जब हम कंटिन्यूसली लिक्विड को हीट की सप्लाई देते हैं। नंबर 5 स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है, मरकरी हैज़ इट्स मेनिस्कस अपवर्ड। हमें बताना है कि मरकरी का मेनिस्कस अपवर्ड क्यों होता है, यानी मरकरी को अगर आप एक गिलास ट्यूब में डाल दोगे तो उसकी शेप ऊपर की तरफ क्यों आती है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर मैंने रीज़न लिखा है, मरकरी फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस एज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी। कि मरकरी का जो मेनिस्कस होता है वो अपवर्ड बनता है, यानी कॉन्वेक्स मेनिस्कस इसलिए होता है क्योंकि मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, उनमें जो कोहेसिव फोर्सेस होती है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मरकरी का मेनिस्कस क्या होता है, अपवर्ड होता है। अच्छा, नंबर 6 स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट्स है, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस एज गैसेस डू। कि लिक्विड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते जैसा कि गैसेस को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स रीजन मैंने यहाँ पर लिखा है, द पार्टिकल्स इन अ गैस आर वाइडली स्पेस्ड एंड मूव अराउंड फ्रीली।
कि अगर हम गैस के पार्टिकल्स की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। दिस मीन्स दे विल मूव टू फिट इनटू एनी स्पेस बट इन लिक्विड्स, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स को या गैस के पार्टिकल्स को जितनी भी स्पेस मिलती है वो उसमें आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। बट इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड सो कैन नॉट बी कंप्रेस। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। नंबर 7 स्टेटमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट एट 4 डिग्री सी। कि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सी पर क्यों ज़्यादा होती है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो रीज़न मैंने यहाँ पर लिखा है, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सी बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सी सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक एंड मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सी पर, क्योंकि इस टेम्परेचर पर जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देते हैं। एंड डेंसिटी इंक्रीजेस टिल 4 डिग्री सी, और 4 डिग्री सी तक डेंसिटी वाटर के मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, इंक्रीज होती है। बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजेस, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है उस वक्त डिक्रीज होता है। बट अबव 4 डिग्री सी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। और 4 डिग्री सी से अगर हम अबव बात करें टेम्परेचर की तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये रीज़न है स्टूडेंट्स के डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी ज़्यादा क्यों होती है 4 डिग्री सी पर। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, द हनी हैज़ मोर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस देन वाटर। कि हनी हमारा ज़्यादा गाढ़ा होता है, शहद हमारा ज़्यादा गाढ़ा होता है पानी के मुकाबले में। क्यों होता है, क्योंकि शहद के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, दियर फोर द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड इन हनी देन वाटर। के जो पार्टिकल्स हैं हनी के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ पानी के मुकाबले में, जिसकी वजह से क्या है, हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने विस्कोसिटी भी लिख दी हनी की, हनी हैज़ अ विस्कोसिटी ऑफ 10,000 सेंटीपॉइस। कि अगर हम हनी की विस्कोसिटी की बात करें तो वो होती है 10,000 सेंटीपॉइस, और वाटर की विस्कोसिटी की बात करें तो वो होती है 1.0020 सेंटीपॉइस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 5 के वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।